हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि डिसाइडेड है कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग प्राचीन बिहार को देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल में बिहार की दशा या दिशा को हम लोग देखेंगे। गुप्त काल में बिहार, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग। पहले तो किसने स्थापित किया, इसकी स्थापना की, उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग दो महत्वपूर्ण शासक जो हुए उनके बारे में देखेंगे। एक समुद्रगुप्त हुए और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कैसे इनको यह उपाधि मिली ये भी हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास में अंतिम जो है वो क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों को देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे हम लोग कौन थे, क्या की कीर्ति रही उनकी, क्या उन्होंने लिखा, इन विषयों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अभी हम लोग गुप्त काल में बिहार को आज देखने वाले हैं हम लोग। मौर्य काल या मौर्य शासन का जब अंत हुआ, उसके पश्चात भारत में एक लंबे समय तक किसी भारतवर्ष में जो इस तरह चक्रवर्ती सम्राट आदि मौर्य शासक सभी हुए, तो इस तरह के और भी किसी वंश का आगमन या शासन एक लंबे समय तक नहीं हुआ। उस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन ले आए, जिसमें विज्ञान, गणित, वाणिज्य, खगोल विज्ञान, साहित्य, धर्म, दर्शन के क्षेत्र में चारों ओर से विकास किया। फलतः भारत के इतिहास में गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा जाता है ना, इन्हीं कारणों से कहा जाता है। विज्ञान, गणित, वाणिज्य, खगोल विज्ञान, साहित्य, धर्म, दर्शन, इन सभी विषयों पर सभी का इस काल में काफी विकास हुआ। ठीक है, इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। और डिटेल में बहुत सारे स्वर्ण काल पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गुप्त काल को अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो इसके पूर्व जो काल थे वो क्या अंधकारमय था, या अंधकारमय था तो क्यों था, है ना। तो ये सब हम लोग उसमें देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। अब हम लोग ईसा पूर्व के बारे में नहीं बात करेंगे। अब हम लोग ईस्वी के बारे में बात करेंगे, यानी अब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, उसके बाद की बात है ये। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश में, अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वह था, परंतु उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है कुषाणों के, कुषाण हमने पहले पढ़ा ना, कनिष्क, जिसमें काफी प्रतापी राजा हुए, है ना। तो उनके क्या थे, सामंत थे। देखो सामंत क्या होता है। सामंत एक ऐसे समझो आप कि एक राजा है, केंद्र में आप समझो राजा है, ये राजा हो गया,
और जब वह अपने विजित क्षेत्रों को किसी अन्य को शासन करने के लिए दे देता है, जिसमें वह शासन करता है और कर भी देता है, टैक्स भी देता है, और सामंत जो होते हैं वो अपनी सेना भी रखते हैं, ताकि जब कभी अगर राजा को आवश्यकता पड़े सेना आदि की, तो यहां से भी मदद की जा सके। और हम लोग बाद में भी देखेंगे कि सेना का, अगर सेना किसी के पास है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है ना। तो नेगेटिव हो सकता है यदि सभी सामंत सेना ना दे, या सामंत धीरे धीरे सेना देना बंद कर दे, तो नुकसान हो सकता है, अंततः उस शासक का नुकसान हो सकता है और उसका राजगद्दी उसकी छीनी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण जो हुआ वह गंगा के मैदान में हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ, इसीलिए द्वितीय जो नगरीकरण है वह गंगा के मैदान के क्षेत्र में हुआ। द्वितीय नगरीकरण का क्या अर्थ है? तो पहला जो नगरीकरण था सिंधु घाटी सभ्यता के समय था, है ना, काफी विकसित सभ्यता थी वह, जो हम लोग बात करेंगे मेंस में। अब हम लोग देखेंगे कुछ दिनों में एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करने वाला हूं, तो हम लोग मेंस में ही देखेंगे वो। उसके बाद उस सभ्यता का ह्रास हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, उन पर इतिहासकारों में विद्वान जो हैं उनके मत में विभिन्नता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। खैर, तो इसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया इसलिए क्योंकि प्रथम तो की समाप्ति के पश्चात लगभग 2000 मानकर चलो 2000 वर्ष पश्चात इसकी फिर से नगरीकरण हुआ, है ना। तो इसे द्वितीय नगरीकरण इसलिए कहते हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त वंश को जाता है, जिन्होंने फिर से स्थापना की। गुप्त साम्राज्य की नींव जो है 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी तथा 4थी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त वंश का उत्थान हुआ। इस वंश के कुछ शासक हैं जो हम लोग देख लेते हैं। श्रीगुप्त, ये श्रीगुप्त हैं जिन्होंने इस वंश की नींव 275 ईस्वी में रखी। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र पर 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसके पुत्र जो हैं घटोत्कच ने शासन किया। अब अगला हम लोग घटोत्कच को देख लेते हैं। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था, यहां भी हम लोगों ने देख लिया। 280 से 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्त के पूर्णा एवं रिंदपुर ताम्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया जाता है। श्रीगुप्त ने शासन किया था, लेकिन प्रथम राजा इन अभिलेख में बताया जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के पश्चात इन्होंने यहाँ पर शासन किया। चंद्रगुप्त वंशावली में सबसे पहला स्वतंत्र शासक यही हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार में पुराणों में यह देखा जाता है कि पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति में यह देखा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्य विस्तार अपना काफी किया। उसके विषय में जो जानकारी मिलती है पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है।
कुमार देवी के साथ विवाह चंद्रगुप्त की हुई, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशांबी तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी को इन्होंने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाई। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के जो सिक्के हैं चलाए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त एवं दूसरी तरफ कुमार देवी राजा रानी के चित्र थे। एक साइड चंद्रगुप्त एवं राजा रानी कुमार देवी के चित्र थे, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी सिक्के में। तो इस तरह के कोई ये चीजों को याद रखना है। देखो, चंद्रगुप्त राजा रानी अलग कुछ नहीं थे, चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी जो उनकी पत्नी थी, वो दोनों ही सिक्के पर एक साइड में थे। एक पहलू जो सिक्के का पहला पहलू होता है, एक पहलू उसमें ये दोनों थे, अगले में लक्ष्मी की आकृति थी। अगले अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त को देखेंगे, जो काफी महान शासक हुए। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी जो हम लोगों ने अभी देखा सिक्के पर जिनकी तस्वीर थी, उनके गर्भ से हुआ, कुमार देवी के गर्भ से हुआ। इन्हें पर क्रमांक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की अभी उपाधियां हम लोग देखेंगे। पर क्रमांक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासन काल को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इस वंश का उत्कर्ष का काल माना जाता है, यानी काफी ऊंचाई को इस समय इस वंश ने छुई, टच किया, एक ऊंचाई, काफी अच्छे ऊंचाई को, उत्कर्ष को कैसे हम लोग अभी देखेंगे। हरिसेन जो है, हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि थे। हरिसेन के द्वारा हम लोगों को बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने कि प्रयाग प्रशस्ति से इस विषय में जानकारी मिली, उस विषय में जानकारी मिली। तो यही प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के समय हरिसेन जो थे उन्होंने लिखी थी। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण विजय तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी इससे ही मिलती है। देखो, ये एक प्रशस्ति थी, ठीक है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा पत्र। आप सीधे में समझो कि प्रशंसा पत्र है ये, है ना। तो हरिसेन ने इसमें काफी प्रशंसा की होगी समुद्रगुप्त की। कुछ अतिरंजित चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन जानकारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह। वान भट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिला के हंसपुरा प्रखंड में हुआ। अब वान भट्ट भी आ गए। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। महाराजा धीराज, पर क्रमांक, है ना। और इनके युद्ध कौशल एवं विजय अभियानों को देखते हुए बीए स्मिथ जो इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आंख बंद करके आप लोग इसे रट लो। ये नहीं कहूंगा आंख बंद करके आंसर दे देना, आंख बंद करके आप लोग रट लो, आंख बंद करके रटो। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। अगर विद्या से संबंधित कोई विद्वान है तो उनको वो सम्मान देते थे। उसे कविराज भी कहा जाता था। और देखो, अभी समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ भी थे, जिसे वीणा वादन का शौक था और सिक्के पर वीणा बजाते हुए चंद्रगुप्त को दिखाया गया है। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो थे वसुबंधु, उनको मंत्री नियुक्त किया था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। चंद्र प्रकाश यदि कभी पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि चंद्र प्रकाश किस गुप्त, ऐसे पूछा जाएगा, किस गुप्त शासक को चंद्र प्रकाश के नाम से भी जाना गया है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि काव्यालंकार में
समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना गया है? या पूछा जा सकता है कि चंद्र प्रकाश समुद्रगुप्त को किस ग्रंथ में या पुस्तक में कहा गया है? तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। हालांकि दोनों शासकों के बीच एक कमजोर शासक था जो रामगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो काफी दुर्बल शासक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम, इनके कितने नाम थे सो आप देख लो। देव, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, इतने नाम से भी जाना गया। उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम, भागवत आदि की उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी यानी नाग वंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या पैदा हुई जो प्रभावती गुप्त कहलाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईसा पूर्व में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी जब 389 ईस्वी में शक राजा जो थे उन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देवी चंद्रगुप्तन जो विशाख दत्त ने लिखी, एक सीरीज है मेरी जिसमें पुस्तकों के विषय में मैंने बताया है, तो आप लोग उसे जरूर देखना। हर्षचरित देखो, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, हर्षचरित वानभट्ट ने लिखी थी, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया। ऐसा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहा गया। सकारी इसलिए कहा गया क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। ठीक, उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान नामक फाहियान जो आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फाहियान भारत आया था। फाहियान का यात्रा वृतांत जो है फोक्योकी में गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन मिलता है। फाहियान की जो कीर्ति है उसको याद रखना है। क्या उन्होंने यात्रा वृतांत जो है उसमें क्या उनका क्या नाम था? फाहियान की कीर्ति जो थी वो फोक्योकी, ये याद रखने की चीज है। फोक्योकी, फाहियान, फ से फो ये याद रख जाएगा, यह से रिलेटेड क्यों है और की तो नॉर्मल सी बात है, याद आप रख ही लोगे। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज्य द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात जो ज्यादातर शासक जो थे, सामंत जो थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था। लेकिन और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऊपर रामगुप्त एक कमजोर शासक थे, इसलिए उन सभी ने ऐसा किया। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात जब सभी ने शासकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय फिर से सभी को उन्होंने विजित किया और गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा
नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग था। कला एवं साहित्य का भी स्वर्ण युग इनके समय रहा। उसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली थी जिसमें विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। देखो नवरत्न क्यों कहा जाता है, इनको नवरत्न क्यों कहा जाता है वो हम लोग जरा देख लेते हैं। इसको थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ये नवरत्न क्यों कहे जाते हैं। देखो नवरत्न सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही नहीं, बाद के काल में अकबर के समय में भी नवरत्न हुए, है ना। अकबर के समय में भी नवरत्न हुए, और शिवाजी का जो काल था, शिवाजी के काल में, इनके काल में अष्टप्रधान थे। इनके काल में अष्टप्रधान ये थे। इनके काल में, शिवाजी के काल में अष्टप्रधान, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न थे। तो नवरत्न क्या होते थे, कुछ उनके जैसे अभी मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसमें मंत्रिमंडल है ना, तो उसमें जो मुख्य रूप से कुछ मंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री के बहुत करीब होते हैं, जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं उनमें पहले वो उस विषय पर चर्चा करते हैं, उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे किचन कैबिनेट का भी उल्लेख है। तो किचन कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू के समय भी थे, और काफी प्रभावशाली इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री, उस समय भी किचन कैबिनेट काफी प्रभावशाली था। वर्तमान में भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका भी किचन कैबिनेट स्वाभाविक है कि होगा। तो उसमें ही मुख्य लोग होते थे जो शासन प्रशासन से संबंधित चर्चाओं में काफी व्यस्त रहते थे। चलो अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनको देख लेते हैं। पहला जो हम लोग देखेंगे धन्वंतरी है। धन्वंतरी जो है इनका स्थान नवरत्नों में सर्वोपरि है। यह एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे जिनमें ज्यादातर जो है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से ही संबंधित है। ये हम लोग कुछ देखेंगे, रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, वैद्य प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैद्यक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह इनकी लिखी प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे, मतलब बहुत ही निपुण थे, बहुत ही, अभी का कोई अच्छा डॉक्टर होता है ना, कभी जाना माना बहुत ही, जो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर देता है, किसी भी तरह के ऑपरेशंस को कर लेता है, तो वो ही कहलाए। चलिए आगे देखते हैं। इनका काम क्या था कि जब युद्ध होता था तो जो सैनिक आदि घायल हो जाते थे, सैनिक जो है घायल हो जाते थे, तो उनको चिकित्सा प्रदान करते थे। और सुश्रुत संहिता के बारे में आपने सुना होगा कभी। तो सुश्रुत संहिता के जो रचयिता, जो लेखक थे, सुश्रुत थे, ये उनके भी गुरु थे धन्वंतरी। छपणक, अगले जो है नवरत्न वो छपणक है। यह एक सन्यासी थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे जिसमें से भिक्षाटन इनका जो है एक मुख्य उपलब्धि बताई जाती है। अगले जो है नवरत्न वो है अमर सिंह। ये प्रकांड विद्वान थे। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है अमरकोश सुना होगा। इसे विश्व का पहला
समांतर कोश कहा जाता है। इस कोश में करीब 10,000 नाम हैं। अब थोड़ा समांतर कोश है वो क्या होता है, वो हम लोग जरा सा चर्चा कर लेते हैं। समांतर कोश क्या होता है? कुछ नहीं, समांतर कोश कुछ विशेष नहीं होता है। समांतर कोश में विलोम शब्द एवं क्या समानार्थी शब्द जो होते हैं वही होते हैं। विलोम में को एंटोनाइम्स कहते हैं इंग्लिश में, और समानार्थी को सिनोनिम्स या साइनोनाइम्स कहते हैं। तो विलोम यानी उल्टा शब्द, विपरीत शब्द, जैसे ऊपर है तो उसका उल्टा नीचे, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। समानार्थी ऊपर है तो ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, इस तरह की चीजें हैं। आप लोग हिंदी में भी देखते हुए, इंग्लिश में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो समांतर कोश जो है वही होता है, उसमें कुछ शब्द होते हैं, परिभाषा उनकी नहीं होती है पर शब्द होते हैं। तो 10,000 शब्द थे उसमें। शंकु, अगले जो नवरत्न है वो शंकु हैं। इनका नाम जो है, पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम शंकुक था, शंकुक, ठीक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ है जो भुवनाभ्युदयम है, वह काफी प्रसिद्ध है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है। अगला जो है वेताल भट्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इनके बारे में हम लोगों ने बचपन में कहानियां भी सुनी होगी। कुछ यहाँ पे एरर है, ये कालिदास यहाँ पे आ गए। वेताल पच्चीसी, देखो बचपन में आप लोगों ने कुछ जो 90s के जो होंगे, अभी शायद आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो कुछ 90s के जो थे बच्चे, उस समय बच्चे थे, अभी बच्चे नहीं है, अभी बच्चों के पापा हो गए होंगे वो। तो उस समय एक न्यूज आती थी, एक नेशनल पे, डीडी नेशनल पे क्या होता था, कोई भी आप कुछ भी देख रहे हो, उसके बीच में जब ऐड आता था तो उस समय विक्रम और बेताल को दिखाया जाता था। विक्रम और बेताल को, बेताल आप लोग YouTube में भी सर्च करके देखना, इंटरेस्टिंग लगेगा ये। आप लोग थोड़ा सर्च करके देखना विक्रम बेताल। तो विक्रम जो है, जो राजा है, यानी विक्रमादित्य की बात हो रही है, इनके पीठ पर बेताल सवार होता है और कुछ क्वेश्चन पूछता है, विक्रम से सवाल पूछता है। तो यदि वो आंसर दे देता है तो वो भाग जाता है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है वेताल भट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसे वेताल पच्चीसी भी कहते हैं, लेकिन यह वेताल पंचविंशति कहा जाता है इनको। तो बेताल पच्चीसी देखो यहाँ है, बेताल पच्चीसी से उसमें क्या हुआ कि विक्रमादित्य के वर्चस्व से रिलेटेड वेताल भट्ट ने काफी प्रभावित हो गए थे, और इन्होंने बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस एवं पराक्रमों को कथाओं में पिरोया था। तो आप लोग जरूर देखना, ये सर्च करके विक्रम बेताल को, अच्छा लगेगा। अगले जो है घट खरपर है, इस तरह है घट खरपर, घट खरपर। चलो अच्छे से लिख के दिखाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है ये छूट गया है, घट खरपर। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे। ये संस्कृत के यमक एवं अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना का नाम घट खरपर काव्यम है। इनका दूसरा ग्रंथ जो है नीतिसार है। अगले जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, इनको अच्छे से जानते होगे, जो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो। तो वो कालिदास थे। कालिदास भी इनके समय, विक्रमादित्य के समय ही थे, और ये
विक्रमादित्य के जो है प्राण प्रिय कवि थे, काफी प्रिय कवि थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सोचो, अभी भी इनके तरह कोई साहित्यकार नहीं है। उनके 4 काव्य एवं 3 नाटक हैं, टोटल 7 हैं। एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें आप लोग जरूर देखना, है ना, जिसमें 6 आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखना। एक ट्रिक के बेस पे है जो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। 7वां उसको अगर देखोगे तो 7वां जो है ऋतु संहार है। आप लोग ये देखोगे, 6 वहां देख लेना, 7वां याद रख लेना। उस ट्रिक में अंत में इसे जोड़ देना, ये काफी मजेदार हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, उसमें जो सभी का नाम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी आप उसमें पाओगे आसानी से। अगली जो नवरत्न है वो वराहमिहिर है। ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया यानी लिखा। सूर्य सिद्धांत, वृहद जातक, वृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा, इतनी सारी प्रमुख पुस्तकों की इन्होंने प्रमुख रचनाएं इनकी है ना। अगले हैं वर रुचि। वर रुचि जो है कालिदास की भांति ही एक काव्यकर्ता हैं, काव्यकर्ताओं में उनका नाम गिना जाता है। इसमें पत्र कौमुदी, सदुकित, कर्णामृत और सुभाषितावली इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए नवरत्न। इसके साथ ही हम लोगों ने लगभग गुप्त काल को फिनिश कर लिया है। कल हम लोग अगले जो कुछ शासक हैं उनको देखेंगे, गुप्त काल के ही। उसके बाद आगे हम लोग स्टडी प्लान के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।